हेलो दोस्तों, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं धीरेन्द्र मिश्रा आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गैलेक्सी क्लासेस पर। और आज है एपी का वीडियो नंबर 3 यानी कि पार्ट 3। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि nth टर्म रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं, लेकिन ध्यान रहे उस nth टर्म वाले पोर्शन में सिर्फ हम लोगों ने बेसिक क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट किया था, सिर्फ बेसिक क्वेश्चन को ही कोशिश किया था बनाने का। जो एडवांस लेवल का क्वेश्चन था nth टर्म से रिलेटेड एपी का, वो आज हम लोग देखेंगे। पूरा वीडियो अगर आप 10 मिनट भी टिक जाते हैं तो गारंटी मेरा है कि एपी में फिर आपका कहीं कोई हाथ नहीं पकड़ेगा। आप अच्छा स्कोर कर जाएंगे 10 में और आपका ये चैप्टर से रिलेटेड सारा कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। तो बस टाइमर लगा लो 10 मिनट का। 10 मिनट, ऐसे वीडियो 10 मिनट से ज्यादा लंबा है, लेकिन अगर आप 10 मिनट भी टिक जाते हैं तो उसके बाद अगर आप टिके तो भी ठीक है, ना टिके तो भी ठीक है। भाई, भारत डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन कोशिश करो कि एटलीस्ट 10-15 मिनट भी सुने, कम से कम 3-4 सवाल भी देख लोगे तो समझ में आएगा। और उस दौरान या और इस पूरे वीडियो के दौरान एक भी सवाल रिपीटेड नहीं है, सारा सवाल नया स्वाद का आएगा जो एनसीईआरटी, आरएस अग्रवाल, केसी सिन्हा या अदर किसी भी बोर्ड के चीजों को करेगा। तो ध्यान रहे कि आज हम लोग देखने जा रहे हैं पार्ट 3, जिसमें हम लोग एडवांस लेवल के क्वेश्चन को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सिर्फ क्वेश्चन क्योंकि थ्योरी हो चुका है। जो बच्चे थ्योरी नहीं किए हैं, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप वहां से जाकर के अपना थ्योरी को कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का कहानी। स्टार्ट। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। इफ द, देखो, इस तरह के सवाल को कहते हैं फॉर्मेट टाइप ऑफ क्वेश्चन। इफ द nth टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज 4n-10 सो दैट इज एन एपी। आपको दिखाना है कि अगर कोई प्रोग्रेशन इस फॉर्मेट में रहे, किस फॉर्मेट में रहे, अगर कोई प्रोग्रेशन आपका इस फॉर्मेट में है तो क्या वो एपी में होगा। फॉर्मेट टाइप ऑफ सवाल है, शो करना है कि क्या ये एपी में होगा, और अगर एपी में होगा तो फाइंड एपी। तो चलो देखते हैं आपको फॉर्मेट क्या दिया गया है। आपको फॉर्मेट दिया गया है, मान के चलो एपी का ये फॉर्मेट है, और एपी का फॉर्मेट है an इज इक्वल टू 4n-10। ये किसका फॉर्मेट है बताओ? एपी का फॉर्मेट है। हम लोग को पता नहीं है कि एपी में है, हम लोग मान के रखेंगे कि ये an का एक फॉर्मेट है। वैल्यू पुट करेंगे, अगर डी कॉमन आ गया तो एपी में होगा, अन्यथा एपी में नहीं होगा। एकदम ध्यान से देखिएगा, एकदम नया टाइप ऑफ सवाल है। तो मान के चलिए कि an इज इक्वल टू 4n-10 है। इस तरह का सवाल को फॉर्मेट टाइप ऑफ सवाल कहते हैं। कैसे बनाओगे वो देखो। तो खुद से आप फ्री है n का मान रखने के लिए, और n का मान रखते जाओ और अलग अलग टर्म निकालते जाओ। जैसे मानो कि n का मान अगर हम लोग 1 रख दिए तो क्या निकल जाएगा? a n के जगह पर हो जाएगा 1, यानी कि फर्स्ट टर्म निकलेगा, और ये हो जाएगा 4 इंटू एन के जगह पर 1-10, यानी कि a1 इज इक्वल टू 4 1 4 -10, यानी कि a1 इज इक्वल टू -6। n का मान अगर आप 1 रखोगे तो a का मान -6 आएगा। हम बोल रहे हैं कि अभी हम लोग एपी चेक कर रहे हैं, इस फॉर्मेट में n का मान पुट करेंगे, अलग अलग वैल्यू निकालेंगे अलग अलग टर्म का, और फिर देखेंगे कॉमन डिफरेंस है कि नहीं, और कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा तो एपी हो जाएगा। चलो, अगर मान लो n का मान हम लोग रख दिए 2, तो कैसे होगा? तो जहां जहां n है वहां वहां रख देंगे 2, इसी फॉर्मेट में, इसी इक्वेशन में। तो 4 इंटू एन के जगह पर रखेंगे 2 -10, यानी कि सेकेंड टर्म निकलने वाला है 4 2 जा 8 -10। a2 इज इक्वल टू 10 में से 8 गया तो -2। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म। देखो n का मान 1 रखते तो फर्स्ट टर्म दे देता है, n का मान 2 रखते तो सेकेंड टर्म देता है। अभी जस्टिफाई नहीं हुआ है कि एपी में है, एपी तभी जस्टिफाई होगा जब डी पता चलेगा। डी निकालने के लिए तो टर्म और हम लोग निकाल लेते हैं।
और मान के चलो कि अगर कोई व्यक्ति n का मान रखता है 3, तो उस केस में A3 n की जगह पर रख देंगे 3, 4 इंटू एन का मान 3 माइनस 10, A3 इज इक्वल टू 4 तिक्का 12 माइनस 10, A3 इज इक्वल टू होगा 12 में से 10 गया तो 2, ये हो गया A3। अब यहां से अगला टर्म निकाल लो 4, ऐसे जरूरत नहीं है, 3 भी निकल जाता है तो पता चल जाता है, तो 3 ही रहने देते हैं। अब देखो कि ये एपी में है कि नहीं है, तो A1 का मान क्या आ रहा है -6, A2 का मान क्या आ रहा है -2, A3 का मान क्या आ रहा है 2, और इस तरह से आगे बढ़ रहा है। तो क्या इसमें कॉमन डिफरेंस है, तो कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं, पहले इसके बीच का कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं, NOW नाउ कर देना। तो यहां से डी अगर निकालोगे तो क्या हो जाएगा भाई A2 माइनस A1 यानी कि -2, ये माइनस फॉर्मूला से आया, ये माइनस इसका अपना है, यानी कि यहां से डी का मान क्या आया -2 माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, यहाँ हो गया 6, एक सेकेंड, ये हो गया 2 प्लस 6, यहां से डी का मान आ गया 4। अगर इतना ही डी आगे भी आ रहा है, आगे भी यही डी को मेंटेन कर रहा है, तो एपी में है। चलो चेक करते हैं, अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं, तो फिर से डी निकालेंगे। ये मानो ये तो तुम्हारा A1 था, ये तुम्हारा A2 है, ये मानो A3 है, यहाँ चेक कैसे करेंगे, A3 माइनस A2 कर लेंगे, तो डी क्या आ जाएगा, A3 का मान है 2, माइनस फॉर्मूला से आया, और ये माइनस इसका अपना है, देख लो। तो यहाँ से डी का मान क्या आ जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस 2, यानी कि डी का मान क्या आ गया बताओ 4 आ गया। यानी कि दोनों ही जगह पर डी सेम आ रहा है। और अगर आप ऐसे आगे बढ़ेंगे A4, A5, A6 में, तो वैल्यू यही पुट करना, ए का मान 4 रख देना, 5 रख देना, 6 रख देना, और इस फॉर्मेट से आपको अलग अलग टर्म निकलता चला जाएगा, और अलग अलग टर्म का फिर आप डी निकाल लो। अगर डी कांस्टेंट आ रहा है मतलब ये एपी में है, तो यहाँ पर आपको यही शो करना था कि क्या ये एपी में है, तो हाँ भाई ये एपी में है। और एपी क्या निकल रहा है, तो एपी भैया ये निकल रहा है, ये जो है यही तुम्हारा एपी निकल रहा है। क्या कोई दिक्कत? इस तरह का सवाल को कहते हैं फॉर्मेट टाइप ऑफ क्वेश्चन। ध्यान रहे बच्चों, अगर आप वीडियो में टिकते हैं, अगर 10 मिनट में तो कम से कम 3-4 तरह का नया सवाल सीख लोगे, और वो 4 तरह का सवाल 40 तरह का सवाल को बनाने में हेल्प करेगा। तो टिकना जरूरी है, टिकना जरूरी है। ऐसा मतलब कुदक रहे मेंढक की तरह ऐसा स्क्रॉल कर रहे तो भाई नहीं होगा। थोड़ा टिको, थोड़ा टिको, रुको, ठहरो। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल, एकदम नया टाइप का क्वेश्चन आएगा। देखिए अगला सवाल ये रहा, एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म। एक एपी में 50 टर्म है, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12th, एंड ये द लिखे हैं THE, द टाइपिस्ट का तनख्वाह कटेगा, गलत टाइप करता है। ये द लास्ट टर्म है, द लास्ट टर्म इज 106। देखो लास्ट टर्म, अगर एपी में 85 टर्म है तो लास्ट टर्म तो 85 मानोगे ना भाई, मतलब लास्ट टर्म का मतलब 50, और ए 50 का मान कितना दिया गया है 106। तीसरा टर्म, थर्ड टर्म इज 12, A3 का मान दिया गया है 12। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है फाइंड द 29th टर्म, A29th निकाल के देना है। अब देखो ध्यान से, हर एक टर्म का अपना फॉर्मूला होता है। A29th टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस 28D यानी कि 28D लिख सकते हैं। और अगर 29th टर्म निकालना है तो आपको कैसे भी करके A पता होना चाहिए, D पता होना चाहिए। अगर ये दोनों पता है तो सवाल आपसे बन जाएगा। तो हम लोग का मेन टारगेट रहेगा कि A और D निकालना है। तो चलिए इसको कह लो समीकरण नंबर 1 और आगे बढ़ते हैं। जानकारी में दिया गया है कि A50 का मान है 106, तो A50 को कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 49D इज इक्वल टू 106। A3 को क्या लिख सकते हो, A प्लस 2D
इक्वल टू 12। और ये कैसे लिख रहे हैं ये प्रीवियस वीडियो में मैंने सिखाया है, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। अब आप माइनस कर लो, इसको कह लो इक्वेशन 1, इसको कह लो इक्वेशन 2, और यहाँ लिख देना सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 माइनस 2, यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस, ये कट गया। 49 में से 2 गया तो ये आपका हो जाता है 47D। और यहाँ अगर आप घटाओगे तो 6 में से 2 गया तो 4, यहाँ बचा 9, यहाँ 10 में से गया तो 9, यानी कि टोटल 94। डी का मान यहाँ से आ जाएगा आपका 94 डिवाइडेड बाय 47, ये कट गया और डी का मान क्या आ गया बताओ, आपका 2 आ गया। डी का मान आ गया 2। अब ध्यान रहे आपको डी पता होना चाहिए, रे पता होना चाहिए, तब 29 निकलेगा। डी निकल गया भैया। अब ए निकालेंगे। ए निकालने के लिए कोई भी इक्वेशन में आप डी पुट करोगे ए दे देगा, तो यहां लिख दो पुट डी इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 थोड़ा बड़ा लग रहा है तो 2 में रखो, थोड़ा आलसी है, ठीक है। a प्लस 2d इक्वल टू 12। ए का मान नहीं पता, डी का मान पता चला, भी जस्ट गर्मा गर्म निकाले हैं 2, यानी कि a प्लस 2 और 2 2 जा 4 इक्वल टू 12। ए का मान 12 माइनस 4, ए का मान 8। अब देखिए ध्यान से, ए पता डी पता, तो क्या 29th टर्म नहीं निकल जाएगा, आराम से निकलेगा। ए 29 का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस 28d, यानी कि ए का मान कितना हो गया 8, ए का मान हो गया 8, 28 इंटू डी, डी का मान कितना हो गया 2। अब देखो यहां से 8 प्लस 8 दूना 16, 2 दूना 4 1 5, अब इसको ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 8 6 14, 5 और 1 6, यानी कि ए 29 का मान हो जाएगा 64। जब इस तरह का सवाल रहे तो सबसे पहले आपको इक्वेशन जनरेट करके ए और डी निकालना है। ए और डी जब निकल जाए तो जो भी टर्म पूछेगा उसका इक्वेशन बना लेंगे। इक्वेशन बनाने सिखाए हैं, आप पिछला वीडियो देखो। उस इक्वेशन में जो जो डिमांड है ए का मान डी का मान रख के कैलकुलेट कर देंगे, वो टर्म आ जाएगा। मुद्दा है कि आपको डी पता होना चाहिए, आपको ए पता होना चाहिए। तो ये भी एकदम नया टाइप का सवाल है, पिछला वाला अलग था, ये अलग था, और ये अगला टाइप का सवाल है, ये भी एकदम अलग है। हर टाइप का सवाल एकदम अलग है, जिसको पिछला सवाल से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए पूरा वीडियो में रहना जरूरी है बंधु। चलिए अगला सवाल, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन द 54th टर्म। कहता है ये कोई एपी है, एपी क्या दिया गया है, एपी दिया गया है 3, 15, 27, 39 डॉट 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 ऐसे करके एपी दिया गया है। कहता है ये जो एपी है, ये जो एपी है, इस एपी का कौन सा टर्म 132 ज्यादा होगा, कितनावां टर्म से, 49वां टर्म से। 49वां टर्म से इस एपी का कौन सा टर्म 132 ज्यादा होगा, यही सवाल। वो टर्म निकालो जो इस एपी का 49वां टर्म से 132 ज्यादा हो। तो सबसे पहले भैया 49वां टर्म है क्या, अपने को तो पता ही नहीं है। तो मेन टारगेट, पहला टारगेट है कि भैया 149वां टर्म पता रहे। उसके बाद क्या बोला, 132 ज्यादा हो तो 49वां टर्म का वैल्यू में 132 क्या करना है, जोड़ देना है, और जो आंसर आएगा वो आंसर अब कौन सा टर्म का वैल्यू है वो निकालना है। क्वेश्चन का प्रोसीड कैसे करेंगे ये आपको समझ में आया। चलो चेक करते, नहीं याद है, यहाँ देखो सबसे पहला टारगेट एपी का 49वां टर्म निकालो। तो भाई एपी में यहाँ ए कितना है 3 है, और डी कितना है, देखो 15 में से 3 घटा दो तो डी का मान कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, यानी एपी में डी है 12, ए है 3। 49वां टर्म तो पहले पता चले तब ना उससे 132 ज्यादा क्या होगा पता चलेगा, पहले 49वां टर्म।
तो A54 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, A54 का फॉर्मूला A प्लस 53D, बार बार बोले हैं कोई भी टर्म का इक्वेशन निकालना आपको आता है, अगर नहीं आता है तो लिंक में वीडियो का, ये वीडियो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक रहेगा, वहां से चेक कर सकते हैं। चलिए, और तो ये टर्म होगा कितना, A का मान कितना है 3, 53 इंटू डी का मान अभी जस्ट निकालना है 12, आप यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, 53 मल्टीप्लाइड बाई 12, 3 दूना 6, 5 दूना 10, 53, 6 3 6, टट 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 टट, सही है। चलो, तो आप इसको करोगे तो 3 प्लस 6 3 6, यानी कि 49वां टर्म जो निकलेगा वो हो जाएगा 639। सबसे पहले 49वां, सॉरी 54वां टर्म, 54वां यानी कि 54th टर्म ये हो गया। अब क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है कि इस टर्म से 132 ज्यादा। तो सबसे पहले रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ टर्म, कौन सा वैल्यू रिक्वायर्ड है भाई, तो रिक्वायर्ड वैल्यू हो जाएगा 154वां टर्म से कितना ज्यादा, तो 3639 ज्यादा, ऐसे लिखेंगे ना। क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन बोला है कि किसी एपी में 54वां टर्म 100, किसी ये एपी का 54वां टर्म से 132 कौन सा टर्म होगा, तो 54वां टर्म यानी कि 54th टर्म निकला 639। अब 639 में से, सॉरी एक सेकेंड 54वां टर्म में क्या जोड़ना है, 132 जोड़ना है। बोला ना क्वेश्चन की 54वां टर्म से 132 ज्यादा, तो 54वां टर्म कितना निकाले थे, A54 टर्म हो गया 639, इसमें जोड़ दो 132। अब 9 2 11, 3 3 6 1 7, 6 और 1 7, ये वैल्यू जो है ये आंसर नहीं है। क्वेश्चन पूछता है कि इतना वैल्यू कौन सा टर्म का आएगा, विच टर्म ऑफ द एपी विल 132 मोर देन द 54th टर्म। तो 54th टर्म पता चल गया। अब 54th टर्म में 132 जोड़े तो वो टर्म का वैल्यू पता चल गया जिस टर्म के बारे में पूछ रहा है, लेकिन वो टर्म कौन सा है ये अभी तक नहीं पता चला है। तो चलो, लेट द टर्म इज n, लेट द टर्म इज, let the required term is n। तो an मानो nवां टर्म है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो भाई n का तो फॉर्मूला ये होता है ना, an पता है 771 इज इक्वल टू a का मान क्या है, तो भाई a का मान तो शुरू में ही था 3, नंबर ऑफ टर्म ही तो निकालना है, तो n नहीं पता और d पता है अपने को 12, d का मान है 12। अब देखो, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, देखो प्लस है, इधर आकर के ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो कितना हो गया भाई, माइनस हो गया तो 11 में से 3 गया तो 8, 9 10 11, यहाँ बच गया कैरी करके 6 और 7, ये माइनस हुआ तो 7 6 8, और ये इनटू में है, इधर आकर के हो जाएगा डिवाइड में, तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। देख लो थोड़ा सा, देखो ये प्लस है, इधर आके माइनस हो गया, और ये इनटू इधर आकर के डिवाइड हो गया, स्टेज थोड़ा लैग कर गया। चलो अब काटो, 12 से काटो, 12 पंच बरछाका 72 यानी कि 6 बार में, और 72 4 बर चौका 48 यानी कि 64 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो n का मान माइनस जाके प्लस हो जाएगा 65, यानी कि 65वां टर्म 65, 65वां टर्म 65 टर्म वैसा टर्म है जो गिवन एपी का 54वां टर्म से 132 ज्यादा होगा। गिवन टर्म का,
सॉरी गिवन एपी का 54वां टर्म से 132 कौन सा टर्म ज्यादा होगा? तो 65वां टर्म N65। N65 जो है वही टर्म है जो इस एपी के 54th टर्म से 132 ज्यादा होगा। तो ये सवाल जब आए तो आपको इस तरह से बनाना होता है, ध्यान रखो। हर सवाल नया है, हर सवाल नया है, हर सवाल बोर्ड के पैटर्न पे। अगर सब सवाल खोज खोज के लाएं भैया कि एक सवाल कराएंगे तो तुम्हारा एटलीस्ट उस तरह का सब सवाल हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, हाउ में एकदम नया सवाल है, एकदम नया सवाल है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7? इसमें ना एपी है, ना डी है, ना एन है। आपसे पूछा कि 7 के टेबल से कितना नंबर ऑफ टर्म कटता है। तो आप यहाँ पे 7 का टेबल तो नहीं पढ़ोगे ना, 7 1 जा 7, 7 2 14, 7 21, ऐसा नहीं पढ़ने का। आपको निकालना है एपी की हेल्प से। तो थोड़ा हम लोग देखेंगे 7 से अगर आप कटता है तो एक खास मैनर को फॉलो करेगा। 7 से हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट का नंबर 7 से कटे, ऐसा कितना नंबर है? तो सबसे पहला कौन सा नंबर 7 से कटेगा, देखते हैं। तो सबसे छोटा नंबर जो 3 डिजिट का होता है वो होता है 100, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है 100 और सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होता है 3 डिजिट का 999। ये तो बचपन में आता होगा। क्या ये 7 से कटा? नहीं। क्या ये 7 से कटा? देखते। तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर 3 डिजिट का पहला कौन सा नंबर है जो 3 से कटेगा, सॉरी 7 से कटेगा? तो चेक करते भाई, ये तो नहीं कट रहा है और वही ए होगा, वही ए होगा जो पहला नंबर 3 डिजिट का वाला कटेगा। तो 7 से काटो, कहां जाके मामला फंस रहा है? 7 से 7 पच्चे 7 चौका 28, मतलब रिमाइंडर 2 बच जा रहा है, रिमाइंडर 2 बच जा रहा है। अब अगर यहां पर 2 में और 5 जोड़ देते तो रिमाइंडर क्या हो जाता? 7। तब तो ये कट जाता ना। थोड़ा समझो, इस तरह का सवाल हम लोग बचपन में किए हैं। बचपन में इस तरह का सवाल 4 5 6 में शायद था क्या कि मैक्सिमम कितना नंबर घटा दे कि फलाना डिजिट से कट जाए, या जोड़ दे तो कितना डिजिट से कट जाए। याद करो, बचपन में जाओ, बचपन में जाओ। चलो तो यहां देखिए, अगर ये रिमाइंडर आपका बच रहा है 2, तो 7 से कटने के लिए इसके पास कितना घट रहा है? 5 घट रहा है। यानी अगर इस नंबर में 5 जोड़ दे और ये 105 हो जाए, ये पहला 3 डिजिट का नंबर होगा जो 7 से कटेगा। चाहो तो चेक कर लो, चाहो तो आप चेक कर लो। 7 1 जा 7, अब देखो कटा कि नहीं कटा। ये पहला सबसे छोटा नंबर होगा जो 105 जो 7 से कटेगा। तो भाई यहां पर हम लोग को ए पता चल गया। क्या पता चल गया? ए पता चल गया। अगर एपी बनाना है तो आपको ए डी एन ये सब पता होना चाहिए। तो सबसे छोटा नंबर जो 7 से कटेगा वो होगा 105 3 डिजिट का। अब लास्ट टर्म में क्या है, चलो चेक करते हैं भाई। स्मॉलेस्ट से ए पता चल जाएगा, ग्रेटेस्ट से लास्ट टर्म पता चल जाएगा। भाई 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन कटेगा 7 से? तो ऐसे 7 से मैक्सिमम तो यही 3 डिजिट का होता है। पहले इसको चेक कर लेते हैं। लास्ट टर्म निकालने की कोशिश कर रहे हैं। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, फिर 7 2 जा 14। अब देखो अगर इसमें जोड़ेंगे, बोले सर इसमें तो आप जोड़े थे, इसमें क्यों? अरे भैया जोड़ेंगे तो ये 3 डिजिट क्रॉस कर जाएगा ना। ये तो एकदम अपने बॉर्डर पे खड़ा है, इसको जोड़ थोड़ी सकते हैं। और वापस आना, ये गैप में रहना होगा आपको, आपको इस गैप में रहना होगा। तो यहाँ आगे जाने का जगह था, यहाँ आगे जाने का जगह नहीं है, यहाँ पीछे लौटना पड़ेगा। यानी कि ये रिमाइंडर यहाँ पर तकलीफ दे रहा है। अगर ये रिमाइंडर नहीं रहता मतलब तो काम बन जाता, यानी कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। मतलब 999 में से अगर हम लोग घटा देते 5 तो ये सबसे बड़ा नंबर होता जो 7 से कटता। यही ना डिस्टर्ब कर रहा था रिमाइंडर आकर के। तो भाई ये घटा दिए, ना रहा बांस ना बजेगी बांसुरी। मतलब सबसे बड़ा नंबर जो 7 से कटेगा
वो कहलाएगा 994, यानी कि वही कहलाएगा लास्ट टर्म 994। अब गेम खत्म, गेम खत्म। मुद्दा यही था, पहला टर्म निकालने का और लास्ट टर्म निकालने का। ये आ गया तो बस सवाल में कुछ जान नहीं बचा। कितना टर्म निकालना है आपको, एन निकाल के देना। अच्छा ये बताओ, एन पे आएंगे, डी क्या होगा? तो ऑब्वियस सी बात है भाई, 7 से कट रहे हो तो अगला डिजिट भी 7 से कटेगा, अगला डिजिट भी 7 से कटेगा, यानी कि डी जो है वो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस 7 का ही होगा, क्योंकि 105 के बाद अगला 7 से कौन कटेगा? 105 प्लस 7 112, 112 के बाद कौन कटेगा 7 से? 112 प्लस 7 जो आएगा। तो भाई कॉमन डिफरेंस डी का है। अब इतना करने के बाद आपको बताना है कि एन क्या होगा, मतलब इससे लेकर के इसके बीच में कितना नंबर 7 से कटेगा। खत्म हो गया, सब डेटा है। an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। an का मान 105, ओ सॉरी लास्ट टर्म 994, a का मान 105, n माइनस 1 निकाल के देना है भाई, और d का मान 7, d का मान 7। अब ये इधर आकर के माइनस हो जाएगा, 994 माइनस 105 इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 7। अब देखो, 4 में से 5 गया तो 9, यहां बचा 8, यहां बचा 8 इज इक्वल टू n माइनस 1। और आपको पता है यह मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। तो आप चाहो तो काट लो, 7 1 जा 7, बचा 1, 7 2 जा 14, बचा 4, 7 7 जा 49, यानी कि n माइनस 1 इज इक्वल टू 127, n इज इक्वल टू 127, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा 128। मतलब यहां से यहां तक के बीच में टोटल 128 ऐसा टर्म होगा जो 7 से कटेगा। सारा खेल था ए निकालने का और ए एन निकालने का, ये जिसको आ गया बस खत्म। ये एकदम नया सवाल। इसी में सवाल क्या आएगा भाई? 4 डिजिट का नंबर जो 4 से कटे, 3 डिजिट का नंबर जो 6 से कटे, 8 डिजिट का नंबर जो 4 से कटे। तो एक सवाल बनता है तो सब बनता है, इसलिए तो बोले कि सब सवाल नया प्रकार का है, एकदम नया टाइप का क्वेश्चन है भाई। ये सीख लेगा तो बढ़िया से सब सवाल ए एन का बन जाएगा। ये वीडियो और इससे पहले वाला वीडियो को अगर आप देखते तो पूरा ए एन से रिलेटेड टिप टू टॉप, अब कोई जगह नहीं है कि कोई सवाल और घुस जाए। एक दो हो तो हो, पता नहीं, लेकिन हाँ मैक्सिमम 90% से ज्यादा, या यूं कहो 95% से ज्यादा टाइप ऑफ सवाल टच हो जाएगा, बन जाएगा, नॉट ओनली टच। चलो अगला सवाल, बढ़िया सवाल है, एनसीईआरटी का सवाल है, एनसीईआरटी बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन समझना है मेन, पढ़िए क्या है क्वेश्चन में। द टू एपी हैव अ सेम कॉमन डिफरेंस, टू एपी हैव सेम कॉमन डिफरेंस, दो एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस सेम है। अलग अलग एपी है भाई, लेकिन कॉमन डिफरेंस सेम है। हो सकता है कि नहीं? जैसे मानो ना 4 8 12, एक एपी ऐसा, दूसरा 12 4 16 4 20, दोनों का डिफरेंस 4 का ही है, लेकिन एपी अलग अलग है। चलो, तो ऐसा ही कुछ है कि दो एपी है, टू एपी हैव सेम कॉमन डिफरेंस बिटवीन देयर, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। अगर दोनों एपी के 100वें टर्म को आपस में घटाएं तो आंसर 100 आता है। आपको बताना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म। दो एपी है अलग अलग, टू एपी हैव सेम कॉमन डिफरेंस, दो एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस सेम है। अगर दोनों एपी के 100वें टर्म को घटाते तो आंसर 100 आता है। तो बताओ
अगर 1000वें टर्म को घटाएंगे आपस में तो आंसर कितना आएगा? क्वेश्चन समझ में आया? देखो, लेट द फर्स्ट एपी, पहला एपी को मान लो A2 A3 A4 डॉट 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 डॉट, लास्ट टर्म AN गया। सेकेंड एपी को मान लो, अब अलग दिखना चाहिए, तो अलग दिखना चाहिए तो इसको कैपिटल ए मान लो, A2 A3 A4, अलग दिखने के लिए। और कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है, डी आर सेम फॉर बोथ। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को डी ही मान लो, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। अब आपको दिया है कि 100वां टर्म को घटाते हैं तो आंसर 100 आता है, तो चलो 100वां टर्म का क्या होगा फॉर्मूला? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 100वां टर्म, पहला एपी का A प्लस 99D 100वां टर्म हो गया, और दूसरा एपी का A प्लस 99D, और अगर ये आपस में घटा तो आंसर कितना आ गया बताओ? 100 आ गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहला एपी का 100वां टर्म का फॉर्मूला A प्लस 99D, देखो A छोटा लिखे हैं यानी कि पहला एपी का, A बड़ा लिखे हैं यानी कि दूसरा एपी। अलग दिखने के लिए अलग अलग लेटर का इस्तेमाल किया, और क्वेश्चन बोलता है कि पहला एपी में से दूसरा एपी को घटाओगे 100वां टर्म दोनों का तो 100 आएगा। बढ़िया बात। अब यहां से थोड़ा सा हम लोग इसको सफाई बरतते हुए कैलकुलेट करते हैं। चलिए, अब A प्लस 99D प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस इक्वल टू 100। 99D खत्म हो गया, यानी कि A माइनस कैपिटल A बराबर 100 हो गया। इसको कह लो इक्वेशन नंबर प्रथम। जो बोला वो कर दिए, बोला एपी का कॉमन डिफरेंस सेम है, घटाने पे 100वां टर्म देगा ऐसा। चलो आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अगेन एक सेकंड, अगेन आपको पूछा है कि 1000वां टर्म का क्या होगा डिफरेंस, 1000वां टर्म का। तो भाई ए 1000वां टर्म, इस पहला एपी के लिए 1000वां टर्म का फॉर्मूला A प्लस 999D, इसमें से घटा दो कैपिटल ए अलग अलग एपी है ना, कैपिटल ए प्लस 999D, इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। अब आप क्या करोगे, यहां पर ए प्लस 999D प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस 999D, देखो ये वाला यहां लिख दिए, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। अब इसको इससे मार दिए, A माइनस A बचा 1000वां टर्म के लिए, 1000वां टर्म के लिए। और A माइनस A का वैल्यू क्या है? फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 A माइनस A इज इक्वल टू कितना है? 100। मतलब कि अगर आप 1000वां टर्म को भी घटाते हैं, 1000वां टर्म को भी घटाते हैं तो आंसर हमेशा 100 ही आता है। क्या बात समझ में आया? क्या बात समझ में आया? यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग को क्या चाहिए था? 1000वां टर्म का माइनस दोनों ही एपी का, तो उसको हम लोग आगे प्रोसीड किया। 1000वां टर्म के लिए ये लिखे कैलकुलेट किए, A माइनस A आया, और A माइनस A तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग का आ रखा 100, तो यहाँ पे 1000वां टर्म को घटाने पे भी क्या आ रहा है बताओ? आंसर 100 ही आएगा। क्या कोई दिक्कत? तो इस तरह का सवाल देखने में बहुत ही ज्यादा लैंग्वेज और ये वो रखता है, लेकिन आपको घबराना परेशान होना नहीं है। आपको
ठंडे दिमाग से क्वेश्चन को पढ़ो, एक बार पढ़ो, दो बार पढ़ो, मल्टीपल टाइम पढ़ो, क्वेश्चन खुद बोलेगा कि भैया हम ऐसे बने। कोई दिक्कत? तो एकदम नया तरह का सवाल है। अब अगला सवाल देखो, ये रहा एकदम नया सवाल। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ द AP 63, 65, 67 एंड 3, 10 और 17 आर इक्वल। कौन सा वैल्यू ऑफ n के लिए, किस n के लिए दोनों AP सेम वैल्यू देगा? तो मान लो AP1 क्या है भैया, 63, 65, 67। तो यहां से a का मान क्या आ जाएगा, 63 आ जाएगा, और यहां से d का क्या मान आ जाएगा? देखो भाई घटा लो, 65 में से 63 गया तो d का मान 2 आ जाएगा। AP2 क्या है? AP2 है 3, 10 और 17। तो यहां से इसका a क्या आ जाएगा? इसका a को डैश मान लेते हैं, तो इसका a क्या आ जाएगा भाई? 3 से स्टार्ट हुआ ना, 3, और इसका d को डैश मान लेते हैं, तो d कितना हो जाएगा? घटा लो, 10 में से 3 गया तो 7। चलो ये हो गया, ये हो गया। अब बोला कौन सा टर्म के लिए दोनों सेम होगा? तो मानने की n टर्म के लिए दोनों सेम है, लेट द बोथ AP have equal value for nth टर्म। अब nth टर्म भी तो निकालना है। मान लिए कि दोनों AP nth टर्म के लिए सेम देगा, तो चलो दोनों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तब क्या हो जाएगा? a nth बराबर a डैश nth, दोनों का nth टर्म बराबर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका फॉर्मूला हो जाएगा a डैश प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी डैश। सॉरी, अलग दिखने के लिए इसके a को हम लोग डैश में लिख दिए। अब यहां से कैलकुलेट करो, इसका a क्या है? पहला AP का a क्या है? 63 n माइनस 1। इसका d क्या है? 2 है। a डैश क्या है इसका? 3 है। n माइनस 1 तो पता करना है, और d डैश क्या है बताओ? 7 है। अब देखिए ध्यान से, 63 प्लस ये हो गया 2n माइनस 2, ये अंदर जाकर के दोनों से इंटू हो गया 2 इंटू n, और ये यहां हो गया 3 प्लस 7n माइनस 7। अब कैलकुलेट कर लो, n वाले को एक तरफ ले जाओ और आप कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए 63 माइनस 2, ये भी इधर आया -3, ये इधर आया +7, सब कांस्टेंट टर्म को एक तरफ ले आए और n वाले को उधर ले गए, यानी कि 7n माइनस 2n। अब देख लो भाई, देख लो 63 प्लस 7 70, और माइनस में 3 और 2 5, यानी कि 70 में से 5 घट गया तो हो गया ये 65 इज इक्वल टू 7n में से 2n गया तो कितना हो गया बताओ? 5n, यानी कि n का मान यहां से हो जाएगा 65 डिवाइडेड बाय 5, कट गया तो n का मान 13 हो जाएगा। यानी कि दोनों AP का 13वां टर्म यानी कि 13th टर्म ऐसा होगा जिसके लिए दोनों ही AP आपका सेम वैल्यू देगा। तो बहुत ही सिंपल से ये आपका बन जाता है। दोनों AP को सॉल्व करो, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है तो इक्वेट कर दो, काटम पीटी करो, आंसर आ जाएगा। तो ये एक नया तरह का सवाल हो गया। अगला तरह का जो सवाल है ये मस्त सवाल है, और ये आप लोग के लिए रहेगा होमवर्क। जो व्यक्ति इसको बना के कमेंट में कर देगा, हम उसका यहाँ पे स्क्रीन अपने चैनल पे लाइव में नाम लेंगे
और हम आशा करते हैं कि इसको बना करके आप लोग कमेंट करिएगा। और कोई भी तरह का गूगल और चैट जीटीपी और क्या क्या होता है और भी क्या एआई वगैरह का नाम है भैया, तुम लोग जेनजी हो तो इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप अपने से बनाएंगे और कमेंट में इसका आंसर लिखेंगे। थोड़ा ट्रिकी है लेकिन बना लोगे तो बहुत मजा आएगा। इसके साथ एएन का सारा तरह का सवाल हम लोग कंप्लीट कर लिए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अगला वीडियो मिलेंगे एसएन के साथ। और क्योंकि प्रॉपर वीडियो को अच्छे से पढ़ाया जा रहा है तो अगर हो सके तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।